हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, मेरा नाम है विवेक मौर्य और इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है, इसमें आज हम लोग मगध महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें टॉप 20 प्रश्न हमने शामिल किए। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। मित्रों, पहले में महाजनपद दिया गया है सूची फर्स्ट में, और दूसरे में यहाँ पर है उससे संबंधित राजधानी दिया गया। तो देखिए, पहले पे गांधार है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो गांधार की राजधानी सूची द्वितीय में देखें, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। तो मित्रों, जो गांधार की राजधानी थी वो थी तक्षशिला। देखिए, गांधार पाकिस्तान स्थित पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो पहले का चौथा हो जाएगा, ठीक है, ए का चौथा। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है ए का चौथा। तो डी में दिया है, ए में दिया है, चलो अभी और देखते हैं। और दूसरे पे दिया सूरसेन। मित्रों, भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख ईसा से ईसा पूर्व शताब्दी से पहले का है, और आपको थ्योरी मैंने पढ़ाया। सूरसेन का जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र लगता है, जिसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन का मथुरा। तो बी का ए, बी का ए किस में दिया है भाई, देखिए ए में दिया है। तो ऐसे ही दो अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है तो आप उत्तर तुरंत ढूंढ लेंगे। तो पहले का हो जाएगा ए। देखिए, उसके वो वत्स, वत्स क्या है, इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या थी मित्रों, कौशाम्बी थी। तो तीसरे का जो सी का हो जाएगा 3। देखिए 3 पे दिया है श्रावस्ती, कौशाम्बी, ठीक है। तीसरे पे दिया है कौशाम्बी, यहाँ पर ऑप्शन 2 दो करिए मित्रों, इसको 2, ठीक है। और इसके बाद कौशल, कौशल अवध राजधानी साकेत और श्रावस्ती था। तो मित्रों, श्रावस्ती है 3 नंबर पे, कौशल का 3 रहेगा। तो आप ऑप्शन ए सही करें, ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, कुड़िक किसको कहा जाता था, अजातशत्रु को कहा जाता था। थ्योरी में ये पढ़ाया गया है। थ्योरी की क्लास आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, मजा आने वाला है आपको। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, अजातशत्रु को। मित्रों, अजातशत्रु का शासनकाल हमने बताया था 492 से 460 ईसापुर, ठीक है, ईसापुर 492 से 460 ईसापुर का शासनकाल है अजातशत्रु का। बिंबसार के बाद जो हर्यक वंश का प्रथम राजा है या संस्थापक है वो बिंबसार है, और बिंबसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम क्या था, कुड़िक था। इसके बचपन का नाम कुड़िक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त, ध्यान दीजिएगा, कुड़िक विरोधी नहीं था, देवदत्त था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर कुड़िक यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया था सिंहासन पर बैठने के लिए। तो अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें सीमा विस्तार की लालसा सर्वाधिक थी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक और डी घनानंद। तो मित्रों, तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो है उदयन या उदयभद्र, इसी का दूसरा नाम उदयभद्र है। उदयन, उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। ये क्या, अजातशत्रु का, इसके पिता थे अजातशत्रु, इसके पिता थे अजातशत्रु, अजातशत्रु का यह उत्तराधिकारी था।
इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नागदशक हर्यक राजवंश का अंतिम शासक था। इसे लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया। ठीक है। और अपने उसके जो अपने ही मित्र मंत्री थे, वो का नाम था शिशुनाग। उसने क्या किया था, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था मगध पर। ठीक है। तो थोड़ी सी ये जानकारी एक्स्ट्रा जानकारी रखते रहे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक को ही काकवड़ के नाम से जाना जाता है और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। देखिए कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था और जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश के अनुसार कालाशोक तथा पुराणों के अनुसार कालाशोक को काकवड़ कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक कुल 28 वर्षों तक 28 ईयर्स तक शासन किया था मगध पर। और कालाशोक के कार्य को प्रमुखता दो घटनाओं के लिए विशेष तौर से मित्रों जाना जाता है। एक है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन और मगध राजधानी का हस्तांतरण। ठीक है। इसे काकवड़ के नाम से जाना जाता। कालाशोक अपनी राजधानी को गिरिब्रज से उठाकर पाटलिपुत्र लाया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया और पारंपरिक स्रोतों के अनुसार यह माना जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, परंतु इनका कोई विशेष विवरण इतिहास में प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों, पांचवा प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसेडोनिया में, डी तक्षशिला में। मित्रों मैसेडोनियाई शासक सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी आप सही करें मित्रों, बेबीलोन। सिकंदर को द अलेक्जेंडर ग्रेट भी कहा जाता है और यह मकदोनिया यानी मैसेडोनिया या ग्रीक का शासक था। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक था। एक अच्छा प्रशासक माना जाता था और इसने विश्व विजय की यात्रा पर निकला था, यानी कई देशों को इसने हराते हुए चल रहा था। और मित्रों अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक को लोगों को थी। ठीक है। और उसके विजय रथ को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के राजा पुरु थे। जो सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध हुआ था, वो वितस्ता का संग्राम था जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी, बी झेलम के, सी सतलज के और डी चेनाब के। मित्रों पिछले प्रश्न में मैंने चर्चा किया था झेलम का संग्राम या बितस्ता का संग्राम। आप ऑप्शन बी सही करें। सिकंदर देखिए सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने कौन सी नदी? झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवां प्रश्न है, किस मृदुभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ए गेरू रंग वाले मृदुभांड, बी चित्रित धूसर मृदुभांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और डी काले और लाल
बर्तन। तो मित्रों सातवां का सही ऑप्शन होगा सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी आप सही करें। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, आठवां प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, बी भोजक ग्रामक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक और डी ग्रामपति। तो मित्रों आठवें का सही ऑप्शन होगा बी भोजक अथवा ग्राम भोजक। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक, क्या ग्राम भोजक कहा जाता था। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। इसका विस्तार पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। आज इन्हीं प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। पाली प्राचीन हिंदी भाषा से संबंधित है। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली या भाषा है। मित्रों हिंदी पढ़ाते समय हमने बताया था पहले क्या है, संस्कृत या फिर ऋग्वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत आपका संस्कृत बाद पाली है। ठीक है, पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत, उसके बाद अभ्रंश, अभ्रंश, फिर अवहट, अवहट, फिर उसके बाद क्या है, हिंदी है। पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट फिर हिंदी आती है। हिंदी में पहले प्राचीन हिंदी, उसके बाद है मित्रों, उसके बाद है रहता है कि आधुनिक हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां के बाद अगला प्रश्न जो है मित्रों, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ए अवंती, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज और डी धान्यकटक। तो मित्रों नवे का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी धान्यकटक। ऑप्शन डी होगा धान्यकटक। नहीं मित्रों, उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, तो क्या है, अवंती, अवंती, माफ कीजिएगा, कौन सा, अवंती है। देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। उज्जैन, उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। वह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। कौन सी, अवंती। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, 10वां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, बी कालाशोक, सी घनानंद और डी नागार्जुन। तो मित्रों देखते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ऑप्शन ए सही करें, ऑप्शन ए महापद्मानंद। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक न। नंदवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्मानंद वंश भी कहा गया है। उसे महापद्मानंद एक रात पुराण को कहा गया है जो सर्व छत्रांकन आदि उपाधियों से विभूषित भी किया गया है, जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के विशाल भाग यानी मगध पर शासन किया। नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा की गई और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लाग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, और इस वंश का सबसे क्रूर शासक धनानंद था, जिसकी हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, की पॉइंट्स ध्यान दें आप। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीश यानी जेंडरमेश कहा गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मानंद और डी घनानंद। मित्रों 11वां का जो सही ऑप्शन है मित्रों डी धनानंद है। कौन सा, धनानंद।
ऑप्शन डी आप सही करें। कौन सा? ऑप्शन डी। इसको अग्निमीश या जेंडरमीश कहा गया, यूनानी लेखकों द्वारा या ग्रीक राइटर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न मित्रों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किन के द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा और डी कुषाणों द्वारा। मित्रों, यहाँ पर जो 12वां का सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन ए आप सही करें। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हकमनी राजवंश के राजा पारसीक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पारसी के द्वारा किया गया था। और प्राचीन काल में ईरान को पारसिया नाम से जाना जाता था और इस वंश का संस्थापक 599 से 529 ईसा पूर्व साइरस था। कौन था? साइरस था। मित्रों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपसे यदि ये पूछा जाए भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में। उससे पहले बुदैल अबैदुल्लाह द्वारा आक्रमण किया गया है, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। नेक्स्ट मित्रों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यानी 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा और डी कुषाणों द्वारा। तो मित्रों, 13वां का सही ऑप्शन है, 13वां का सही ऑप्शन है बी यूनानियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आप सही करें। इसके बारे में अगर बात की जाए, भारत के समुद्री रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत तक हुई थी, जिसके बाद यूरोपीय का भारत आना जाना प्रारंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत से स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में पूर्णतः कामयाब हुए, पर इनमें से कई इकाइयों का मुख्य आकर्षण भारत ही रहा। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत की इकोनॉमी अच्छी थी और भारत में धन संपदा काफी ज्यादा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि 14 नंबर का प्रश्न क्या करता है? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया था? ए साइरस, बी डेरियस दारेबाहु प्रथम, सी जेरसिस छरसाय और डी डेरियस दारेबाहु तृतीय। तो मित्रों, 14 का सही ऑप्शन है बी डेरियस, दारेबाहु प्रथम यानी डेरियस। ठीक है, ऑप्शन आप लगाएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट किन किन शासकों के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घानानंद के मध्य और डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो मित्रों, 15वां का सही ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए आप सही करें। इसकी जानकारी मैंने पहले ही बताया था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास यानी बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया, तो उसमें झेलम का ऑप्शन रहता है, लोग झेलम लगा देते हैं। तो मित्रों, ये गलती नहीं करनी है, उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और हाइडेस्पीस का युद्ध झेलम
झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का प्रश्न है मित्रों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? अभी चर्चा हो चुकी है। कब आक्रमण किया मित्रों? ऑप्शन ए सही होगा, 326 ईसा पूर्व। कभी कभी 326 लगा के जल्दबाजी में 326 ईस्वी लोग लगा देते हैं, गलतियां हो जाती है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी ना करते हुए बल्कि ध्यानपूर्वक ऑप्शन लगाए जाएं। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो था झेलम का संग्राम या बितस्ता का संग्राम था। ठीक है, जो राजा पुरु तथा पंजाब के राजा पुरु तथा सिकंदर के मध्य हुआ था। और सिकंदर की सेना का वहां पर सेनापति कौन था मित्रों? सेल्यूकस निकेटर था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न। सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। पहले पे शासक है और दूसरे पे वो राजवंश है। तो देखिए बिंबसार, आपको ये बताना है बिंबसार किस वंश से संबंधित है। सूची 2 में वही लिखा गया है मित्रों। तो बिंबसार हार्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा है कालाशोक। दूसरा क्या दिया है? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग वंश से संबंधित है। दूसरे का बी। उसके बाद महापद्मानंद दिया है, जो नंदवंश से संबंधित है, नंदवंश का संस्थापक है। उसके बाद बिंदुसार, ये मौर्य वंश से संबंधित है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। ठीक है, और इस दशा में आपका ऑप्शन बी सही। कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी आप सही करें। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 18 नंबर का प्रश्न है। ये भी सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है। और मगध, देखिए पटना व गया जिले, ये थ्योरी में पढ़ाया था मैंने। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था पटना एवं गया जिले के आसपास का क्षेत्र कौन था? मगध मूल रूप से। और दूसरा वत्स, वत्स क्या है? इलाहाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, और तीसरा कोसल, अवध, अवंती, मालवा का क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ऑप्शन ए सुमेलित होगा। ठीक है, नेक्स्ट 19वां प्रश्न मित्रों। 19वां प्रश्न क्या कहता है? मगध की प्रथम राजधानी। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगिर, और डी चंपा। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गिरिव्रज। ऑप्शन सी सही होगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का प्रथम उदय हुआ। और मित्रों बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी राजगिरी को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन सी सही करें। इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन और डी कनिष्क द्वारा। तो मित्रों 20वां का सही ऑप्शन है सी उदयन द्वारा, यानी उदयभद्र द्वारा। मित्रों पाटलिपुत्र अथवा पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। ठीक है, जो बिहार स्टेट का कैपिटल यानी राजधानी है। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित करके उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। ऑप्शन सी आप सही करें। ठीक है मित्रों, आज के सेशन का यह टॉप 20 प्रश्न है। ऐसे हमने अभी आपको मगध साम्राज्य का समस्त थ्योरी पढ़ाया था। पिछले वीडियो में एक एक राजवंश से एक एक सम्राट को, उसी से संबंधित जो 100 क्वेश्चन है, मैं 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।